हेलो फ्रेंड्स, साइकोलॉजिकल स्टडी चैनल के माध्यम से एक बार फिर मैं डॉक्टर ममता सिंह। तो फ्रेंड, पिछले कई दिनों से मैं मेजरमेंट एंड टेस्टिंग पर ही वीडियो बनाती चली आ रही हूँ। उसी कड़ी में आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट। तो बता दूँ कि टाइप्स ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट में कुछ पार्ट्स को मैंने पिछले वीडियो में कवर किया था। इनमें क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन के आधार पर वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन यानी मानकीकरण के आधार पर वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म रूप के आधार पर वर्गीकरण। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम यानी माध्यम के आधार पर वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्कोरिंग फलांकन गुण के आधार पर वर्गीकरण। तो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपको मेरे इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना है। साथ ही जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या चैनल को पहली बार वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब तो करना तो बिल्कुल ही ना भूलें। माध्यम के आधार पर वर्गीकरण, इसमें शाब्दिक परीक्षण या पेपर पेंसिल परीक्षण, वर्बल टेस्ट और पेपर पेंसिल टेस्ट। सेकंड है अशाब्दिक या नॉन वर्बल टेस्ट। थर्ड इज परफॉर्मेंस टेस्ट या निष्पादन परीक्षण। तो फर्स्ट है वर्बल टेस्ट। तो ये क्या होते हैं? मनोवैज्ञानिक टेस्ट व्यक्ति के व्यवहार विशेष का मापन करने के लिए हम वर्बल टेस्ट द्वारा लिखित या मौखिक रूप में आंसर प्राप्त करते हैं। दैट मीन्स हमने शब्द के बेसिस पर हम कुछ पूछ सकते हैं सामने वाले से, मौखिक रूप से या लिखित रूप से। मौखिक रूप से ओरली, लिखित रूप से रिटन फॉर्म में। तो हम उससे क्या कर सकते हैं? उन प्रश्नों के उत्तर ले सकते हैं, इसलिए उसको पेपर पेंसिल टेस्ट भी कहते हैं। तो यहाँ पर हमको लिखित रूप से लेने के लिए हमें पेपर और पेंसिल चाहिए। तो पेपर और पेंसिल हम यूज़ करते हैं इसलिए, और शब्दों का यूज़ करते हैं, चाहे वो मौखिक हो या फिर लिखित, वहाँ पर शब्दों का भी यूज़ होता है, इसलिए इसे वर्बल टेस्ट भी कहते हैं। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं? सिंपली वर्बल टेस्ट वो टेस्ट होते हैं जिसमें आइटम में भाषा यूज़ होती है, यानी हम जो आपसे जैसे बात कर रहे हैं तो एक लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, वो चाहे हिंदी हो या इंग्लिश, कोई भी लैंग्वेज हो सकती है। और इस टेस्ट का यूज़ उन्हीं पर्सन पर किया जा सकता है जो इस टेस्ट के लिए उपयुक्त भाषा या लैंग्वेज को समझ सके। जैसे अगर मैं बात कहूँ कि लिखित रूप से मैं आपका परीक्षण कर रही हूँ, तो अगर आप उतने क्वालिफाइड हो, एजुकेटेड हो या ट्रेंड हो, तभी आप उस टेस्ट के लिए अवेलेबल होंगे, अन्यथा नहीं। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो अनट्रेंड होते हैं, अनएडुकेटेड होते हैं, तो वो इस तरह के टेस्ट देने में असमर्थ होते हैं। तो उनके लिए हम ओरल टेस्ट भी ले सकते हैं, यानी मौखिक रूप से हम वर्बल टेस्ट का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हिंदी भाषा में एक परीक्षण बना है हिंदी जानने वालों के लिए, तो वो यूज़ में लाया जा सकता है। अगर जैसे इस प्रकार से मैं बात कहूँ कि जो हिंदी नहीं जानता है, तो उनके लिए मैं क्या करूँगी? उसको कन्वर्ट करके ओरली भी हम उस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से हो गया वर्बल टेस्ट। नेक्स्ट है अशाब्दिक या नॉन वर्बल टेस्ट। तो इस तरह के टेस्ट में आइटम्स, पिक्चर्स, फिगर्स इत्यादि के रूप में हम अप्लाई कर सकते हैं। जो हमने क्वेश्चन फॉर्म लिए थे वर्बल टेस्ट में, वो चाहे ओरली ले रहे थे या रिटन फॉर्म में, यहाँ पर हम क्या करते हैं? नॉन वर्बल फॉर्म में बात कर रहे होते हैं, यानी जो हमारे सीक्वेंस, स्टेप्स या पद होते हैं टेस्ट में, उनमें कोई पिक्चर या डायग्राम बने होते हैं, कोई फिगर बने होते हैं। तो इस तरह से हम टेस्ट लेते हैं। इस तरह के टेस्ट में जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं, जो डायरेक्शंस होते हैं, यद्यपि भाषा में होते हैं। आपको बता दें कि ऐसे टेस्ट के जो इंस्ट्रक्शंस है वो आपको लैंग्वेज फॉर्म में ही देना पड़ेगा, लेकिन ऐसे इंस्ट्रक्शंस को या निर्देशन को तो उनकी भाषा में
जो प्रयोज्य या क्लाइंट को समझाया जाता है कि आपको किस तरह से परीक्षण के जो पद हैं, जो स्टेप्स हैं, या जो चित्र हैं, या कोई ज्योमेट्री फिगर है, पॉइंट है, डिज़ाइन है, कोई लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स है, यानी आप उनको चित्रों के रूप में कैसे देते हो, आपको समझाना होगा। और इस प्रकार के जो टेस्ट होते हैं उनको कल्चर फ्री टेस्ट कहते हैं। क्या कहा मैंने? यहाँ पे मैं पिक्चर, फिगर, ज्योमेट्री पूछती हूँ, पॉइंट को ज्वाइंट करके डिज़ाइन पूछती हूँ, कुछ आप लिविंग थिंग्स, कुछ नॉन लिविंग थिंग जिनके आप पिक्चर्स बना रहे हो। जैसे अगर आप कोई पॉट या पिक्चर बना रहे हो तो आपका इस तरह से पिक्चर में चित्र बनाकर पूछना, तो इस तरह के टेस्ट क्या होते हैं? तो ये कल्चर फ्री टेस्ट या संस्कृत मुक्त परीक्षण होते हैं। ओके, तो क्लियर है। वर्बल टेस्ट में क्या था? शब्दों का यूज़ था, भाषा का यूज़ था, ओरली और रिटन फॉर्म में। जबकि नॉन वर्बल टेस्ट में मैंने पिक्चर को लिया, फिगर को लिया, ज्योमेट्री को लिया, डॉट से चीज़ों को कंप्लीट करने वाला टेस्ट लिया, तो ये नॉन वर्बल टेस्ट हो गया। संस्कृत मुक्त या कल्चर फ्री टेस्ट हो गया। नेक्स्ट वन इज परफॉर्मेंस टेस्ट या निष्पादन टेस्ट। तो ये क्या होते हैं आपको बता दें कि इसकी सहायता से व्यक्ति जो उसका निष्पादन या क्रियात्मक योग्यताएं हैं इत्यादि का मापन किया जाता है। इस प्रकार के टेस्ट में जो उसकी जो क्रिएटिविटी है, एबिलिटी है, उसमें गुणों, चित्रों, यंत्रों, उपकरणों या ब्लॉक्स आदि में बने पदों की प्रश्नावली या क्वेश्चनेयर का यूज़ होता है। यानी हम क्या करते हैं, आप विभिन्न वस्तुओं या चित्रों का कोई मैकेनिकल उपकरण ले लेते हो, ब्लॉक ले लेते हो, उनसे जोड़कर क्वेश्चन पूछते हो, एक पैटर्न में क्वेश्चन पूछते हो, जिससे आप उसकी परफॉर्मेंस को मेजर कर पाते हो। और इस परफॉर्मेंस टेस्ट की हेल्प से सोसाइटी के डिफरेंट ग्रुप्स एंड कल्चर्स में कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हो। आपके यहाँ की परफॉर्मेंस कैसी है, यानी ये भी जान सकते हो उस सोसाइटी की, और अदर ग्रुप के परफॉर्मेंस कैसी है। तो इस तरह के जो टेस्ट होते हैं वो पेपर पेंसिल टेस्ट का पूरक परीक्षण भी कहे जाते हैं, क्योंकि इनके द्वारा आगे और भी चीज़ों की परफॉर्मेंस हम जान पाते हैं। हमने पेपर पेंसिल टेस्ट से उसकी भाषा के द्वारा उसकी अभिव्यक्ति को जाना, तो अब हम उसकी क्रियात्मक अभिव्यक्ति या क्रियात्मक योग्यता या परफॉर्मेंस को जान पाएंगे। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल देती हूँ। परफॉर्मेंस में क्या होता है, जैसे अलेक्जेंडर द्वारा निर्मित पास एलांग परीक्षण, एक होता है क्रो द्वारा निर्मित पास डिज़ाइन ब्लॉक डिज़ाइन परीक्षण। इसमें आपको कई छोटे छोटे बच्चों को आपने देखा होगा कि कई टॉय होते हैं, जैसे ब्लॉक डिज़ाइन वाला तो उसमें अपना हाउस या इंडिया गेट बनाते हैं, जो भी बनाना हो उनको वो बनाते हैं। तो यहाँ ये बात आ रही है कि बच्चे अपनी इमेजिनेशन से, अपनी क्षमता के द्वारा उसको मेक करते हैं या बनाते हैं कि वो क्या सोचते हैं। तो इस तरह इसे परफॉर्मेंस टेस्ट कहा जाता है। मैंने अलग अलग आपको माध्यम बताए कि हमको किसी भी पर्सन की अभिव्यक्ति अगर जानना है कि उसकी योग्यता के अनुरूप आप देख सकते हो। शिक्षित होगा तो हम उस पर वर्बल टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं, अशिक्षित होगा तो उस पर नॉन वर्बल टेस्ट अप्लाई करेंगे। नॉन वर्बल छोटे छोटे बच्चों पर भी यूज़ किया जाता है। साथ ही साथ परफॉर्मेंस टेस्ट क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम योग्यता जांच लेते हैं, यानी जिस पर हम अप्लाई करेंगे उसकी योग्यता जांचते हैं। किसी पर्सन की फिर क्रिएटिविटी हम मेज़र करते हैं, उसमें भी हमने कई तरह के ब्लॉक्स, यांत्रिक उपकरण, मैकेनिकल टूल्स हो गए, चित्र हो गए, वस्तु हो गए, यानी कि उस पर्सन की एक्टिविटी कैसी है, परफॉर्मेंस कैसा है, उसे हम मेज़र करते हैं। तो ये हो गया आपका माध्यम के आधार पर वर्गीकरण। नेक्स्ट वन इज
तो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्कोरिंग, फलांकन के आधार पर वर्गीकरण, इसे दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है ऑब्जेक्टिव टेस्ट एंड सेकंड है सब्जेक्टिव टेस्ट, यानी वस्तुनिष्ठ परीक्षण और आत्मनिष्ठ परीक्षण। ओके, फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव टेस्ट की। तो ये क्या होते हैं? ये टेस्ट का स्कोर करते समय या टेस्ट की स्कोरिंग करते समय जो स्कोर हैं, जो नंबर के रूप में होते हैं, दैट मीन्स जो भी मैंने टेस्ट लिया, जो स्कोरिंग किया, तो जो नंबर मिला, जो बच्चे ने अचीव किया है, उसे अंक प्रदान करते हैं, स्कोर देते हैं। और यह परीक्षण या टेस्ट ऑब्जेक्टिव स्कोरिंग टेस्ट तब कहलाता है जब विभिन्न परीक्षण किसी भी परीक्षार्थी को एक से अधिक रूप प्रदान करे। ओके, तो क्लियर है कि ऑब्जेक्टिव टेस्ट वो टेस्ट होते हैं कि चाहे मैं हूँ, चाहे कोई भी परीक्षक हो या आप खुद हो, तो यहाँ पर बात आती है कि कोई भी परीक्षक परीक्षार्थी को एक से अंक प्रदान करे। एक से अंक कैसे दे सकता है? मैं भी उसे 10/10 दूँ और कोई और भी यदि उसे स्कोरिंग करता है तो 10/10 ही दे। तो यहाँ पर बात आती है कि जो आपने ऑब्जेक्टिव टाइप के MCQ देखे हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखे हैं, उसमें आप को एक क्वेश्चन का 4 या अनेक आंसर मिल रहा होता है मल्टीपल आंसर में। उसमें से आपको सही या करेक्ट का सिलेक्शन करना होता है। अगर आप सही आंसर का सिलेक्शन करते हो तो स्कोरिंग, मान लीजिए सही आंसर पर 1 अंक है तो आपको 1 अंक ही मिलेगा। आप क्या, कोई भी बच्चा उसे सही करेगा तो उसे 1 अंक ही मिलेगा, चाहे वो एग्जामिनी मैं हूँ या फिर आप हो। तो क्या हुआ? ये हुई उस टेस्ट की स्कोरिंग बेस्ड ऑब्जेक्टिविटी। ओके, पर बायस नहीं होगा। मैं चाह कर भी उस बच्चे को 2 मार्क्स नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि उस प्रश्न के उत्तर में केवल 1 अंक ही प्रदान करना है। वो एक रूल है, वो एक मानक है। तो इस तरह से ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहलाते हैं। और जब हम उसका स्कोरिंग जो है हम आंसर की या स्टेंसिल या मशीन की सहायता से करते हैं। आजकल तो इसका प्रचलन भी बढ़ा है। आप देखेंगे बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो हैं, OMR सीट होती है, तो वहाँ कंप्यूटर चेक करता है। तो कंप्यूटर किसी के साथ बायस नहीं होता। आपने जो आंसर दिया है वही स्कोर देगा। तो इस तरह से आज के युग में ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला प्रोसेस है। नेक्स्ट वन सब्जेक्टिव या आत्मनिष्ठ परीक्षण। तो ये क्या होते हैं भाई? आपने ऑब्जेक्टिव टेस्ट में आपने देखा उसमें स्कोर प्रदान किए जा रहे थे, मगर यहाँ पर जो स्कोरिंग है, फलांकन जो है, वो टेस्ट करते समय स्कोर ना होकर भाषा या शब्द होते हैं। इस प्रकार के फलांकन में परीक्षक जो है, जैसे मैं या आप पर टेस्ट कर रहे हैं, तो निर्णय मेरा महत्वपूर्ण होगा। आत्मनिष्ठ परीक्षण में अनेक परीक्षक यानी जो एग्जामिनर है वो क्या कर सकते हैं? स्कोरिंग कर सकते हैं। और उनके यानी मेरी थिंकिंग, मेरी सोच और मैं जो प्रश्नों का उत्तर जिस वजह से देना चाहती हूँ या जो मैंने सोच रखा है, अगर आपने उस तरह का दिया होगा तो आपको ज़्यादा नंबर दे सकती हूँ। सेम यही दूसरे भी एग्जामिनर पर फॉलो होगा, यानी आपको वो कम नंबर भी दे सकता है और ज़्यादा भी दे सकता है। दैट मीन्स एक पर्सन को यदि 4 अलग अलग पर्सन इवेलुएट करेंगे तो वो अलग अलग अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ही इवेलुएट करेंगे। तो एग्जाम्पल जैसे कि ऐसे टाइप परीक्षण, ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं या जो ऐसे टेस्ट होते हैं, आप उसमें देखिएगा कि कोई 10 पेज लिख रहा है तो कोई 4 पेज लिखता है। तो नंबर तो यहाँ पर हो सकता है कि 10 पेज लिखने वाले को 8 नंबर मिला हो और 4 पेज लिखने वाले को 10 नंबर मिला हो। उसके जो नंबर होंगे वो परीक्षणकर्ता या जांचने वाले के अकॉर्डिंग ही होंगे। तो आप बात करते हो कि 10 पेज को एक एग्जामिनर ने 10 नंबर दिया, एक ने 8 नंबर दिया, एक ने 4 नंबर दिया।
तो ये सब्जेक्टिव स्कोरिंग क्लासिफिकेशन है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। स्कोरिंग ऑब्जेक्टिव टेस्ट में स्पेसिफिक होती है, यानी एक टेस्ट के सही स्कोर पर एक जैसे ही रिजल्ट होंगे, यानी उस टेस्ट के क्वेश्चन के लिए निर्धारित आंसर पर जो निर्धारित होगा वो ही स्कोर दिया जाएगा। सब्जेक्टिव टेस्ट में भी जैसे 10 में 10 देना है, तो एग्जामिनर के टेस्ट, एग्जामिनर की एबिलिटी, एग्जामिनर के नॉलेज इत्यादि पर डिपेंड करेगा। जैसे यदि आपने ऐसे टाइप आंसर दिया है तो हो सकता है कि आपको 8 नंबर मिले, जबकि दूसरा एग्जामिनर उससे 9 नंबर दे सकता है, तो कोई उससे 5 नंबर दे सकता है। तो यहाँ पर आपको भिन्नता देखने को मिल सकती है। तो ये हो गया स्कोरिंग बेस्ड क्लासिफिकेशन। इसके बाद वाला जो सील गुण की प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण है, यानी क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ ट्रेड्स, मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी और मैं बताऊंगी कि सील गुणों की प्रकृति किस प्रकार की है। तो ये लास्ट क्लासिफिकेशन है। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ एक लाइक और शेयर तो बनता ही है भाई। थैंक यू।